जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़ जाइए जल्दी से। और कल से टाइमिंग जो रहेगा ये बायोलॉजी का वो हो सकता है रिया रानी, राखी, कोमल भारती, रिया रानी, गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग सभी को। आज का क्लास स्टार्ट होगा और आज 1 ही घंटे का क्लास ले पाएंगे। अब अगले दिन से अभी तो बायोलॉजी का क्लास होगा और 8-10 में तो केमिस्ट्री का क्लास चल ही रहा है। कंचन कुमारी गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए गुड्डू कुमार जल्दी से 5 मिनट के अंदर जुड़ जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं। चलो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। 5th चैप्टर है 5वां, उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। 5वां चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ये हमारा 5वां चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर के बारे में तो पता ही होगा सभी को। बायोलॉजी का जो 10th क्लास जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें पहला से जैव क्रम फर्स्ट में 4 चैप्टर था जो मैडम पढ़ा दी है शायद लगभग तुम लोगों को। हाँ, गुड्डू कुमार बोल रहा है बायोलॉजी आप ही पढ़ाइएगा सर। हाँ, आज से क्लास मेरा ही स्टार्ट होगा बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए राखी राय गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग सभी को। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये चैप्टर नंबर कितना है, ये 5 है। 4 चैप्टर जो तुम लोग पढ़ लिए हो वो कौन कौन सा चैप्टर है वो हम बता देते हैं। जो चैप्टर तुम लोग पढ़ लिए हो उस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर था कौन सा, पहला चैप्टर पढ़ लिए हो पोषण, पोषण पढ़ लिए होगे। दूसरा में था क्या, श्वसन। पहला चैप्टर का नाम पोषण, दूसरा का श्वसन, तीसरा का परिवहन, पदार्थों का परिवहन, और चौथा क्या, उत्सर्जन। चौथा चैप्टर उत्सर्जन। ये 4 चैप्टर मैडम पढ़ा दी थी तुम लोगों को। अजय कुमार यादव, एलेक्स यादव, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को गुड इवनिंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी जिसका जो बड़ा चैप्टर है 5वां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है समय को बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कल जो है सो 3 बजे से ही क्लास हो, तो इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को पहुंच ही जाता है और जल्दी उपस्थित भी आते हो। इसके लिए थैंक यू सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को थैंक यू। नया जुटे हैं जितेश कुमार, अजय कुमार, एलेक्स यादव, सभी को गुड इवनिंग। ये 4 चैप्टर जो इधर वाला है, ये पोषण, ये श्वसन और ये परिवहन और उत्सर्जन, ये 4 टॉपिक ये शायद मैडम पढ़ा दी है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर से, 5वां चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखेंगे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले तो लोग पढ़ चुके होंगे ये बायोलॉजी में जो अंग और अंगतंत्र, यहाँ पे नियंत्रण और समन्वय में हम लोग चर्चा करेंगे अंग एवं अंगतंत्र का। अंग एवं अंगतंत्र 2 चीज होता है, अंग एवं अंगतंत्र। देखो अंग को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन, अंग को इंग्लिश में ऑर्गन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब देखो इसमें कहता है नियंत्रण, हमारे मतलब कोई भी जीवित प्राणी है उसके शरीर का मतलब नियंत्रण जो होता है कैसे होता है। तो शरीर का नियंत्रण के लिए हम लोग देखते हैं कि अंग एवं अंगतंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का और अंग और अंगतंत्र सही या सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, नियंत्रण में है।
बॉडी क्या है, नियंत्रण में है। तो इसको हम लोग सबसे पहले नियंत्रण को परिभाषित कैसे करेंगे। नियंत्रण को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा अंग एवं अंगतंत्र के बारे में। तो पहले अंग के बारे में हम लोग जानते हैं और अंगतंत्र क्या होता है। तो चारों चैप्टर, जो पहला चारों चैप्टर है उसमें सभी में हम लोग अंगतंत्र के बारे में पढ़े होंगे। पहला चैप्टर में किस अंगतंत्र के बारे में पढ़े होंगे। पहला में पोषण में पढ़े थे पाचन तंत्र, दूसरा में क्या पढ़े थे बोलो श्वसन तंत्र, तीसरा में परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय वगैरह के बारे में चर्चा था, चौथा क्या था उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। ठीक है, मनीष सिंघम, गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग, पहली बार मुलाकात हो रही है इसलिए मनीष सिंघम बोल रहा है गुड मॉर्निंग। चलिए अब बहुत सारे लिख रहे हैं, इसमें तो कमेंट में तीनों गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सभी लिख दिया गया है, सिर्फ गुड नाइट बचा हुआ है। ठीक है, गुड नाइट वाला क्लास रात में होगी। ठीक है, 8-10 से केमिस्ट्री का। अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज तो थोड़ा स्टूडियो खाली था इसलिए 4 बजे, हो सकता है कल से ये क्लास 3 बजे से ही स्टार्ट हो जाए। 3 बजे से स्टार्ट होने पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकेंगे इसमें। चलिए यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय में अंग एवं अंगतंत्र, तो इसका पहले परिभाषा कैसे हम लोग देंगे नियंत्रण का। तो नियंत्रण को परिभाषित करेंगे किसी भी जीवित प्राणियों के शरीर का अंग एवं अंगतंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना क्या कहलाता है बोलो, नियंत्रण कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर का अंग और अंगतंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, नियंत्रण में है। ठीक है, तो नियंत्रण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन के बारे में जानेंगे, समन्वय। चलो पहले नियंत्रण के बारे में जान रहे हैं। नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण में देखिए शरीर के अंगों का, शरीर के अंग एवं अंगतंत्र का, शरीर के अंग एवं किस चीज बताओ, अंग एवं अंगतंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना, तंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना, सुचारू रूप से कार्य करना नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण में कब रहेगा बॉडी बताओ, जब अंग और अंगतंत्र क्या होगा, सही तरीके से कार्य करेगा, तो ऐसा स्थिति में माना जाएगा कि बॉडी क्या है, कंट्रोल में है। अगर मान लो बॉडी का अंग और अंगतंत्र क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो ऐसा कंडीशन में कौन सा बताओ, ऐसा कंडीशन में बॉडी कंट्रोल में रह नहीं पाएगा या उसके अंदर का जितना भी जैविक प्रक्रिया है वो सही तरीके से संचालित नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको नियंत्रण नहीं बोलेंगे। मनीष सिंह, आकाश कुमार कह रहा है, आकाश कुमार लिख रहा है सर मनीष सिंघम मेरे मामा का भैया है। चलो बहुत अच्छी बात है, मामा और भैगना एक साथ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पे ये परिभाषा किसका है, नियंत्रण। तो नियंत्रण को समझने की, नियंत्रण का परिभाषा अंग एवं अंगतंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना क्या नियंत्रण कहलाता है। अब जब बॉडी नियंत्रण में रहेगा तो ये समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। अब बताओ कोई बॉडी में कोई बहुत सारे अंगतंत्र है, कोई एक अंगतंत्र के द्वारा तो बॉडी का मतलब कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोलिंग करने के लिए एक अंगतंत्र का दूसरे अंगतंत्र की सहायता करना क्या कहलाता है बोलो, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। शरीर के अंदर पहले हम लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं, तब जाकर के इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया कंट्रोल का। कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन कोऑर्डिनेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन इसको हिंदी में कहते हैं समन्वय। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या, समन्वय। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इसको डिफाइन करने के लिए देखो इसका डिफिनेशन होगा शरीर के अंदर एक अंगतंत्र के द्वारा, शरीर के अंदर एक अंगतंत्र का
एक अंगतंत्र का दूसरे अंगतंत्र की सहायता करना, एक अंगतंत्र का दूसरे अंगतंत्र की सहायता करना, अंगतंत्र की सहायता करना, तंत्र की सहायता करना क्या कहलाता है? सहायता करना समन्वय कहलाता है, समन्वय कहलाता है। ये पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या हुआ? डिफिनेशन हो गया। अब इसमें सिंपली फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो अंग और अंगतंत्र सही तरीके से कार्य कर रहा है तो समझा जाएगा कि बॉडी कंट्रोल में है। और समन्वय का मतलब होता है बॉडी के अंदर बहुत सारे अंगतंत्र है तो उसमें एक अंगतंत्र के द्वारा दूसरे अंगतंत्र की सहायता करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। ये इसका मीनिंग, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? तो बॉडी का कंट्रोलिंग कैसे होगा, ठीक है, अंग और अंगतंत्र सही रूप से कार्य कैसे करेगा, तो इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे ये नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें जानते हैं थोड़ा। नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया में दो टर्म आता है, उस टर्म के बारे में थोड़ा जानते हैं। नियंत्रण और समन्वय के लिए इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत दो टर्म है, इसका नाम है, एक है उद्दीपन और एक क्या होता है बोलो? अनुक्रिया। उद्दीपन एवं अनुक्रिया क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया। देखो उद्दीपन को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस, तो क्या कहते हैं? स्टिमुलस। एंड इसको कहते हैं, अनुक्रिया को कहते हैं रिस्पॉन्स। को रिस्पॉन्स बुलाता है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है? अब देखो सबसे पहले उद्दीपन के बारे में हम लोग जानेंगे। उद्दीपन कहते किसको है? तो उद्दीपन जो होता है, अब जैसे देख रहे हैं कि पूरा वातावरण है, इस वातावरण में जो चेंजिंग होता रहता है, मौसम बदलता रहता है या विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती है, तो उद्दीपन का परिभाषा इस तरह से हम लोग देंगे कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो जीवित प्राणियों के शरीर को प्रभावित करता है क्या कहलाता है? बताओ, उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन का परिभाषा हम लोग आसानी से दे सकते हैं। कैसे? उद्दीपन को इंग्लिश में बुलाता है स्टिमुलस। तो पहले हम लोग उद्दीपन को डिफाइन करेंगे। और अनुक्रिया जो होता है, उद्दीपन से बचने के लिए शरीर के अंदर जो विशेष प्रकार की गति उत्पन्न होती है, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रिया। तो सबसे पहले उद्दीपन होगा, उसके बाद क्या होगा? अनुक्रिया होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उद्दीपन के बारे में जानते हैं। उद्दीपन क्या होता है? सो देखिए इस उद्दीपन के बारे में। उद्दीपन हम लोग किसको कहेंगे? अब देखिए, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिसके द्वारा जीवों का शरीर प्रभावित होता है, उद्दीपन कहलाता है। इसको हम लोग परिभाषा में कैसे लिखेंगे? वातावरण में होने वाले परिवर्तन, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिसके द्वारा मानव का शरीर प्रभावित होता है, मानव का शरीर प्रभावित होता है, क्या कहलाता है? बताओ, उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन कहलाता है। अब देखो, उद्दीपन जब उत्पन्न होगा तो उद्दीपन जो होता है ज्यादातर ये हानिकारक होता है। तो इससे बचने के लिए ये मानव क्या करता है? मानव के शरीर के अंगों में क्या होती है? गति उत्पन्न होती है। उससे बचने के लिए, तो बचने के लिए जो गति उत्पन्न होता है, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, जो गति उत्पन्न होता है उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रिया। तो अनुक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। अनुक्रिया किसे कहते हैं? अनुक्रिया। इसको उद्दीपन को उद्दीपन, ये उद्दीपन और ये क्या? अनुक्रिया। अनुक्रिया में हम लोग इंडिकेशन करेंगे। अनुक्रिया में उद्दीपन से बचने के लिए, इससे बचने के लिए उद्दीपन से
उद्दीपन से बचने के लिए जीवों के शरीर में विशेष प्रकार की गति उत्पन्न होती है। विशेष प्रकार की गति उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं, बोलो? जिसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। इसे अनुक्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें स्मार्ट आदित्य क्या लिख रहा है? मुझे दो आंखों देखा पर संदेह हो रहा है। फाइनल आज बायो स्टार्ट हो गया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। स्मार्ट आदित्य बोल रहा था कब से स्टार्ट होगा? देखो आज से स्टार्ट हुआ। आज तो 1 ही घंटे का क्लास चलेगा और कल से हो सकता है जो कि 3 बजे से ही क्लास हो सके और 1 घंटा 1.5 घंटे या 2 घंटे भी हो सकते हैं। इसीलिए महफूज आलम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। लेकिन स्मार्ट आदित्य पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन लगता है लेट से पहुंचा, इसीलिए 10 मिनट लेट कर गया हो तुम। चलो कोई बात नहीं। स्मार्ट आदित्य आज अभी स्टार्ट ही हुआ है। धीरे धीरे जिस तरह जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा पहले 1-2 क्लास करो, उसके बाद जो इंटरेस्ट आना शुरू होगा बायोलॉजी में तो फिर ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि बायोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री। दोनों सेम तरह से, जिस तरह से केमिस्ट्री समझ में आया उसी तरह से बायोलॉजी भी समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हड़बड़ाना नहीं है, पहले शांति से आप उसको जो अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं उसको सही तरीके से पढ़िए और उसके बाद 2 क्लास के बाद या 1 क्लास के बाद पहले टर्म सबको जानिएगा बेसिक वाला। उसके बाद पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। चलिए, ये उद्दीपन और अनुक्रिया अब पूछता है जो कि उद्दीपन और अनुक्रिया जो है वो क्या अकेले होता है या साथ साथ होता है? साथ साथ होता है। ये उसी तरह से है जैसे हम लोग देखते थे केमिस्ट्री में जो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो हम लोग पढ़ते थे, क्या ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है। उसी प्रकार का यहाँ भी एग्जाम्पल होगा, कहेगा जो कि ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होती है? साथ साथ होती है। तो उद्दीपन भी होगा और अनुक्रिया भी होगा। उद्दीपन जब ये उत्पन्न होगा तो उसके साथ साथ क्या अनुक्रिया भी होगा। इसको अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं। महफूज आलम, लव यू सर, लव यू। तुम लोगों को भी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को थैंक यू, लव यू एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी जो प्रेजेंट हैं। और बाकी मैसेज भी फैला दीजिएगा। जो बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर आज स्टार्ट ही हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा ये बड़ा है चैप्टर, टाइम लगेगा, लेकिन कल से इसका टाइमिंग हम क्या करेंगे, बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। 3 बजे से ही हो सकता है क्लास हो। सचिन यादव, मेरा कमेंट नहीं जाता है सर जी। सचिन लिख रहा है। सचिन, तुम्हारा नाम तो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम हम सभी का लेते ही रहते हैं। चलो, अब इसमें से अब एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अब बिना उद्दीपन या अनुक्रिया अकेले नहीं होगा। अनुक्रिया तब होगा जब पहले उद्दीपन होगा। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा ये जो उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होता है। अब देखो एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसको कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे एग्जाम्पल में। अब देखो एग्जाम्पल, अब इसमें चुनना है तुम लोग को जो उद्दीपन कौन होगा और अनुक्रिया कौन होगा। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसका, पहला एग्जाम्पल। अब देखो उद्दीपन जो होता है बाहरी कारक के द्वारा भी हो सकता है और आंतरिक कारक के द्वारा भी हो सकता है। उद्दीपन उत्पन्न होने का 2 कारक, एक बाहरी कारक भी हो सकता है और आंतरिक कारक भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं रंजन कुमार, हिंदी का क्लास कब से होगी सर जी? हिंदी का क्लास भी होगा ही,
इंफॉर्मेशन पता नहीं रहता है। सर तो आते होंगे पढ़ाने के लिए हिंदी ना, हिंदी का क्लास तो सर लिए थे बीच में शायद लगता है। हिंदी का सभी क्लास होगा, आप लोग धैर्य रखिए। क्लास सारे क्लास जो है समय पर ही खत्म होंगे आप लोगों के। अब देखिए रंजन कुमार, देखो ये एग्जाम्पल में, अब पहला एग्जाम्पल देखो, भूख लगने के बाद, अब यहाँ पे देखो हम लोग जैसे होता है ना, जैसे अचानक धूप में जाने के बाद, जैसे हम लोग धूप में बाहर निकलते हैं घर से, तेज धूप में जब ये पहुंचते हैं तो हमारा आंख का पलक क्या होता है, बंद हो जाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग पहला एग्जाम्पल में, जो अचानक तेज धूप में निकलने के बाद, अचानक तेज धूप में निकलने के बाद, तेज धूप में निकलने के बाद, आंख के पलक का बंद हो जाना, आंख के पलक का बंद हो जाना, आंख के पलक का बंद हो जाना। अब बताओ इतना, इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया क्या साथ साथ है? रंजन कुमार, एक भी नहीं हुआ है सर जी। क्या नहीं हुआ है रंजन? कमेंट में लिखो तो क्या नहीं हुआ है। रंजन कुमार, एक भी नहीं हुआ है सर जी। क्या नहीं हुआ है रंजन कुमार, ये कमेंट में लिखो। क्या नहीं हुआ है कमेंट में जल्दी नोट करके लिखिए, तब हमको पता चलेगा जो वो क्या नहीं हुआ है, क्या तुम इंडिकेशन करना चाह रहे हो। अब देखो इसमें क्या है, सो देखो यहाँ पे अचानक हमने बताया था कि उद्दीपन और अनुक्रिया साथ साथ होता है, उसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। पहला जो तेज धूप में, बोलो तेज धूप क्या हुआ इसमें, उद्दीपन। तेज धूप क्या हो गया, उद्दीपन। क्यों उद्दीपन इसको बोलेंगे, कहा है कि धूप तेज धूप है, तो धूप कभी क्या हो सकता है, ऐसा परिवर्तन होगा, कभी ज्यादा कम रहा होगा, मॉर्निंग में कम रहता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो 11, 12, 1 बजे के करीब क्या उसमें तीव्रता क्या ज्यादा होती है धूप में। तो ऐसे स्थिति में मतलब ये चेंजिंग होता रहता है धूप में, तो इसको हम लोग उद्दीपन कहेंगे। और उससे बचने के लिए क्या होगा, बोलो, हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो आंख जैसे ही अब सूरज की तरफ या अचानक तेज धूप में जाएंगे तो आंख को क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, नहीं तो आंख मेरा क्या होगा, आंख की जो कोशिकाएं होगी वो डैमेज हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। इसीलिए आंख के पलक का बंद हो जाना क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अनुक्रिया। तो उद्दीपन हुआ तभी तो बंद हुआ, नहीं तो तेज धूप नहीं रहेगा तो आदमी बाहर निकलता है वैसे ठंड के समय में, तो देखोगे आंख क्या होता है, बंद नहीं करता है, वैसे ही मतलब चलते जाता है। इसीलिए उद्दीपन हुआ तो उसके बाद क्या, अब ये आंख के पलक का बंद होना। अब हम लोग आंख है तो आंख का पलक जो बंद हुआ होगा तो इसमें आंख के पलक में गति आया होगा तभी तो बंद हुआ होगा। तो गति पहले उद्दीपन होगा और तब किसी अंग में जो गति उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होगा, साथ साथ होता है। अच्छा रंजन कुमार, संस्कृत और हिंदी के क्लास के बारे में, अच्छा ठीक है, हम चर्चा करेंगे रंजन सर से, संस्कृत का क्लास और हिंदी का क्लास, ठीक है हम चर्चा करेंगे। तुम्हारे कमेंट्स देख लिए हैं और हम बोलेंगे सर को, कोशिश करेंगे संस्कृत का क्लास और हिंदी का क्लास, ठीक है हम चर्चा करेंगे सर से। चलो ये अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा, देखो मान लो किसी को भूख लगा हुआ है, तो भूख लगा हुआ है तो चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, ऐसा बात तो नहीं है। भूख लगने के बाद भोजन को ग्रहण करना, भूख लगने के बाद भोजन को ग्रहण करना। अब बताओ इसमें क्या क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है। बोलो भूख लगना क्या हो गया, बोलो उद्दीपन। अब मान लो भूख लगेगा आदमी को, तो भूख लगेगा तो क्या करेगा, और अब वो ऐसे ही तो बर्दाश्त नहीं किया, कुछ देर तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक अगर
उसे बचने का कोशिश नहीं करेगा तो बचने का एक ही उपाय है क्या, भोजन ग्रहण करना। तो भोजन ग्रहण करना, इसमें यहाँ पे भूख लगना हो गया उद्दीपन, अब भोजन ग्रहण करना क्या हो गया, ये अनुक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे उद्दीपन के साथ साथ क्या देख रहे हैं कि अनुक्रिया भी हो रही है। अब देखो सचिन यादव कर रहा है मैम क्लास नहीं है, अभी मैम क्लास तो नहीं, अभी हमको बोला गया है, अब इसके बारे में हमको पूरा जानकारी पता नहीं है रंजन कुमार। देखो अब ध्यान दो कमेंट यहाँ पे देखो, भूख लगने के बाद भोजन को ग्रहण करना, ये उद्दीपन के साथ साथ क्या अनुक्रिया भी है। कंचन कुमारी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, होता है कभी कभी गड़बड़ा जाता होगा, कोशिश करो अपना, कोशिश करो जो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट एक और हम लिख रहे हैं, बताइए तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा। तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल बता रहे उद्दीपन और अनुक्रिया का। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे तो भूख लगने के बाद, इस तरह प्यास लगने के बाद पानी पीना, उद्दीपन है तो बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन एक सीमा के अंदर तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्यास लगा हुआ है ज्यादा देर तक हम लोग क्या होंगे, प्यासे रहेंगे, ऐसा बात तो हो नहीं सकता है। तो उससे बचने के लिए हमको पानी क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तब मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको प्यास लगा हुआ है, अब हम पानी वहां पे रखा हुआ है किसी दूसरे स्थान पे, अब वहां पे हम बोलेंगे चुपचाप मन में ही सोचेंगे, मने मने सोचेंगे कि यार पानी तुम हमारे मुंह के अंदर चले जाओ, तो क्या ये जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो नहीं जा पाएगा तो पहले जहाँ पे पानी है वहां पे हमको पैर से गति कर करके जाना पड़ेगा। तो अब हम पैर से गति करते हुए वहां पहुंच भी जाएंगे, तो पानी के पास पहुंच करके बोलेंगे पानी तुम्हारे पास हम आ गए हैं, तुम हमारे शरीर के अंदर चले जाओ, फिर भी नहीं जाएगा। वहां पे तो पैर के द्वारा हम लोग पहुंच गए, लेकिन अब हाथ से उठाएंगे, उठा करके मौत के पास मुंह के पास रखे रहेंगे और ऊपर नहीं डालेंगे जब तक अंदर, तब तक पानी क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा। कौन कौन चीज में प्यास लगने के बाद कितने हमारे शरीर का कौन कौन अंग में गति आया बताओ। पैर से तो गए ही वहां तक, फिर उस मतलब गिलास को उठाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ तक करने के बाद भी उद्दीपन खत्म नहीं हुआ अनुक्रिया, फिर उसको क्या करेंगे, मुंह को खोलेंगे तो मुंह में भी गति आया, हाथ में और पैर में तो गति हो ही चुका है, फिर उसको हाथ से ऊपर में क्या करेंगे, डालेंगे मौत में पानी को, तब जा करके हमारी इच्छाएं क्या होगी, पूरी होगी। तो पहले उद्दीपन, प्यास लगना हो गया उद्दीपन, और प्यास लगने के बाद पानी को ग्रहण करना क्या हो गया, अनुक्रिया। क्या है कि पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगा, और ज्यादा देर तक अगर बर्दाश्त करोगे तो क्या होगा, तो फिर ये मौत का सामना करना पड़ेगा। चलिए तीसरा, प्यास लगने के बाद पानी ग्रहण करना। प्यास लगने के बाद, प्यास लगने के बाद पानी ग्रहण करना, पानी ग्रहण करना या जल ग्रहण करना, बताओ ये सब क्या है। अब एक बात और, जैसे अभी जो का समय जो हो गया, ठंड आ गया है, तो ठंड मतलब मौसम में परिवर्तन, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, उद्दीपन। मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे, बोलो उद्दीपन ही कहेंगे, क्योंकि गर्मी से ठंड में, ठंड का मौसम में जैसे जैसे चेंजिंग होता जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो उद्दीपन। अब ठंड आ गया है तो सभी का गर्म कपड़ा बंद होगा बक्से में, अब ठंड लग रहा है और तुम बोलोगे, जो कि मतलब उस कपड़े को बोलोगे तो सुनेगा नहीं, लेकिन उसको बोलोगे जो एक कपड़ा ठंड लग रहा है हमको, तुम हमारे शरीर पे आकर के ऑटोमेटिक क्या हो जाओ, कवर कर जाओ, ऐसा होगा नहीं होगा। पहले हमको जाना पड़ेगा बक्से के पास, बक्से को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद भी उसको कहोगे अब तो बक्सा को खोल दिया, तुम हमारे शरीर पर आ जाओ, फिर भी नहीं आएगा, फिर क्या करेगा बोलो, फिर हमको निकालना पड़ेगा, फिर पहनना भी पड़ेगा। मतलब ये सारे बॉडी के अंदर गति ला करके तब जा करके ये क्या होता है, समाप्त होता है। तो बोला जाता है उद्दीपन से बचने के लिए शरीर के अंग में जो गति उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल, चौथा नंबर का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ही यह स्पष्ट होगा, ठंड के समय, ठंड के समय, ठंड के समय गर्म कपड़े को शरीर पर, ठंड के समय गर्म कपड़े से शरीर को ढकना, गर्म कपड़े से शरीर को ढकना। अब देखो ये ठंड के समय में गर्म कपड़े से शरीर को ढकना, अब ठंड जो लग रहा है
ये ठंड लग रहा है तो ऑटोमेटिक ये चेंजिंग हो गया उद्दीपन। उद्दीपन से बचने के लिए शरीर के अंगों में जो गति आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रिया। निभा कुमारी, बायोलॉजी पढ़ाई हो रहा है, आज से पढ़ाई 5वां चैप्टर स्टार्ट किए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। और क्लास का टाइमिंग जो है ना वो इंफॉर्मेशन ऑन रखोगे तुम लोग। चलिए, ये उद्दीपन और अनुक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारा इसी तरह से तुम अपने तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो जैसे ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे पुलिस को देख करके चोर का भागना। मान लो सिंपल आदमी के बीच में चोर रहेगा तो क्या होगा, वो भागेगा नहीं। जब ये पुलिस को देखेगा तो ऑटोमेटिक उसके मतलब ऐसा होगा जो कि वो देख करके क्या करेगा, भागने लगेगा। तो वैसा कंडीशन में क्या होगा, उद्दीपन और अनुक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उद्दीपन और अनुक्रिया को समझे हैं। इससे पहले हम लोग नियंत्रण और समन्वय का चर्चा किए थे। अब देखो पौधे में किस तरह का, पौधे में मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया पौधे में भी होता है। ये तो हम ह्यूमन के बारे में बताए हैं। अब पौधे में भी उद्दीपन और अनुक्रिया साथ साथ होती है। तो उसमें कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे जो पौधे में उद्दीपन हुआ। जैसे देखते होगे पौधे में उद्दीपन कैसे होता है, जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है तो देखते होगे जिधर की ओर सूर्य निकलता है उसका मतलब फ्लावर क्या होता है, उधर की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। तो सूर्य के प्रति क्या होता है, संवेदनशील। तो वहां उस तरफ मुड़ना उसका क्या हो गया बताओ, अनुक्रिया हो गया, ठीक है। और ये सूर्य की रोशनी का निकलना, और सूर्य नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, उसका मतलब फोल्डिंग नहीं हो पाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पौधे में भी उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब देखने को मिलता है। तो उसमें अनुक्रिया क्या होगा, अब जैसे हम लोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, लेकिन पौधे में गति जो होता है, पौधा तो चल नहीं पाएगा, उसमें गति जो होगा किस रूप में, विकास के रूप में। गति किस रूप में, विकास के रूप में होती है। तो पौधे में जो गति होगा तो उसमें पौधे में पाए जाने वाले जो गति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, विशेष प्रकार की गति उसको बोलते हैं। उसको हम लोग कहते हैं अनुवर्तन गति। कौन सा गति, अनुवर्तन गति। निभा कुमारी, आधा घंटा हो गया क्लास स्टार्ट हुए। निभा कुमारी पूछ रही है कब स्टार्ट हुआ है, क्लास आधे घंटे से चल रही है। चलो अब हम लोग आगे देख रहे हैं, इसके बारे में नया टॉपिक समझ रहे हैं। अब पौधे में उद्दीपन एवं अनुक्रिया, सबसे पहले हम लोग पौधे में पढ़ते हैं। पौधे में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। अब देखो पौधे में जो होता है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे पौधा में उद्दीपन होगा, क्योंकि वो भी तो जीवित प्राणी है, तो वहां भी वातावरण के प्रति पौधे भी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। यहाँ पर पौधे में उद्दीपन के कारण उत्पन्न गति को अनुवर्तन गति कहते हैं। अनुवर्तन गति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसको अनुवर्तन गति। कौन सा गति, अनुवर्तन गति, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पौधा में जो उद्दीपन होगा तो उसके कारण क्या होगा, गति उत्पन्न होगा। पौधा भी चाहेगा जो क्या हो, मतलब देखते हो ना, ज्यादा ठंड में रहने, ज्यादा पौधे को भी ठंड लगता है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो पौधे भी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। गर्मी के दिनों में तो अधिकांश अगर पौधे को जल नहीं मिलेगा तो वो पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट में जैसे धान का पौधा है, यदि उसको
पानी नहीं मिलेगा तो क्या होता है, सूख जाता है। जानते होगे ना, कहता रहता है ऐसे जो सुखाड़ हो गया, ठीक है। कहीं पर क्या हुआ, मतलब ठंड के कारण क्या होगा, पौधे बर्बाद हो जाते हैं। तो वहां भी क्या होता है, जो उद्दीपन के कारण जो अपने आप को ढाल नहीं पाता है, अनुकूलित नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, इस पृथ्वी पर से खत्म हो जाता है। तो उद्दीपन से बचने के लिए जो जीवित प्राणियों के शरीर में विशेष प्रकार की गति उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। तो पौधे में अनुक्रिया जो गति के रूप में होता है, उस गति का स्पेशल नाम है, कौन सा नाम बोलो, अनुवर्तन गति। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट का भी प्रकार होता है। तो पौधे में जो उत्पन्न गति होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्तन गति। अब इस अनुवर्तन गति कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट का कितना प्रकार होता है, ध्यान दो। अनुवर्तन गति के प्रकार, अनुवर्तन गति कितने प्रकार के, देखो अनुवर्तन गति के प्रकार, अनुवर्तन गति के प्रकार, अनुवर्तन गति के प्रकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, अब देखो। पहला नंबर एक होता है तुम्हारा प्रकाशानुवर्तन। ये अनुवर्तन गति पौधे के में बता रहे हैं अभी। इसमें पौधे में जो गति होगी वो कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। पहला होता है तुम्हारा कौन सा, पहला नंबर क्या होगा, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। और दूसरा नंबर क्या, पहला नंबर प्रकाशानुवर्तन, दूसरा नंबर गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। तीसरा क्या होगा, तीसरा जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा रसानुवर्तन। इसका इंग्लिश टर्म भी लिख देते हैं, ध्यान दो। तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन को, इंग्लिश में बोला जाता है कौन सा टर्म बताओ, प्रकाशानुवर्तन को बोलते हैं, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। आपका गुरुत्वानुवर्तन को कहते हैं जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तीसरा नंबर ये जलानुवर्तन, इसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। इसको कहते हैं रसायनुवर्तन को कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये कितना गति हो गया बताओ, 4 गति। कितने गति, पौधे में कितने प्रकार की गति, 4 प्रकार का होता है। सचिन यादव बिल्कुल सही, 4 प्रकार का होता है। देखो अभी 4 प्रकार का गति होता है पौधे में। सबसे पहला क्या है बोलो, प्रकाशानुवर्तन। अब प्रत्येक गति के बारे में जानेंगे। पौधे में पाए जाने वाली ऐसी गति जो प्रकाश के प्रति क्या होती है बोलो, संवेदनशील होती है। तो ऐसे ध्यान रखना, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। जो एक गुरुत्व बल जानते हो ना। अब देखो पौधे में हम लोग ये चारों के पहले 4 प्रकार की गतियां होती है, और चारों गति के बारे में हम लोग जानते हैं। एक एक करके जानेंगे जो चारों गति के बारे में क्या होता है। प्रकाशानुवर्तन, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और चौथा रसानुवर्तन। अब पहला स्टार्ट करें, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। हरे राम कुमार, नहीं पता था सर, ठीक है हरे राम।
अब याद कर लोगे, अब धीरे धीरे सब पता हो जाएगा, लेकिन क्लास रेगुलर करोगे तब जिस तरह केमिस्ट्री पढ़ने में आनंद आता है उससे अधिक कहीं लगता है बायोलॉजी आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो ये पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, पहला गति क्या है, प्रकाशानुवर्तन। पहला है प्रकाशानुवर्तन। देखो इसको परिभाषा कैसे है, मतलब पौधे में पाए जाने वाली ऐसी गति जो किसके प्रति संवेदनशील होता है, प्रकाश के प्रति। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलने के बाद सूर्यमुखी का फूल क्या होता है, उस दिशा में ही मुड़ जाता है, इसका मतलब उसके प्रति संवेदनशील है प्रकाश के प्रति। तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहेंगे, पौधे में पाए जाने वाली इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग, पौधे में पाए जाने वाली ऐसी गति, परिभाषा लिख रहे हैं इसका, देखो पौधे में पाए जाने वाली, पौधे में पाए जाने वाली ऐसी गति, पौधे में पाए जाने वाली ऐसी गति जो किसके प्रति संवेदनशील, ऐसी गति जो प्रकाश के प्रति, जो प्रकाश के प्रति क्या संवेदनशील होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, क्या कहलाता है बोलो, संवेदनशील होता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बोलो, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। चलिए अब इसका हम लोग देखेंगे, मतलब अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दो। मान लो जैसे पौधा है, देखो मान लो ये पौधा है, इस पौधे में ये मान लो प्लांट है, प्लांट का ये जड़ है, तो जड़ तो नीचे की ओर बढ़ेगा और तना किधर की ओर बोलो, तना ये ऊपर वाला, ये जमीन का सरफेस है तो ये ऊपर। अब पौधे के कितने पार्ट में बांटा जाता है, दो पार्ट में, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर। तो जमीन के नीचे जो रहता है इसको कहते हैं जड़ तंत्र, जमीन के नीचे वाला को क्या कहते हैं, जड़ तंत्र। और जमीन के ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो जमीन से ऊपर है उसको कहते हैं प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र। अब बताओ जैसे तना सब क्या हो, जमीन से ऊपर हो गया, ये सब प्ररोह तंत्र में आएगा और ये जड़ तंत्र में। इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट सिस्टम। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। जो जमीन के ऊपर होगा उसको शूट सिस्टम। अब ध्यान दो, जब सूर्य का प्रकाश होगा तो सूर्य का प्रकाश, अब यहाँ पे देखो तना का गति, तना ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जड़ किधर की ओर, नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो किसका दिशा हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव, धनात्मक या ऋणात्मक के बारे में। सर मैथिली कब से पढ़े हैं, हाँ सचिन यादव लिख रहा है, पत्तियां और तना में गति होता है सर जी, बिल्कुल होता है। गति नहीं होता है तो बढ़ता है ना, विकास जो होता है ना, बढ़ता है तो गति के रूप में, क्योंकि आदमी और जानवर की तरह चल नहीं पाएगा तो उसे विकास जो होता है गति के रूप में क्या होता है, स्थानांतरित हो आता है। ठीक है, नई जड़ को क्या कहते हैं सर, विकास कुमार, नई जड़ को क्या कहते हैं, नया जड़ जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं, नया जड़ जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं, मूलांकुर बुलाता है, इंग्लिश में उसको रेडिकल बोलते हैं। विकास कुमार, नया जड़ जो उत्पन्न होता है ना, बीज से ना उत्पन्न होगा नया जड़, तो बीज से पहले दो प्रकार का आकृति निकलता है, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। तो नीचे वाला जो होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, जो जड़ में बदल जाता है, और आगे चल के ऊपर वाला जो होता है उसको प्लूम्यूल, वो तना से बनता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये प्रकाश के प्रति, तो यहाँ पे इसमें पॉइंट लिखना पड़ेगा दो। कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कौन सा, देखो
पॉइंट में लिख देते हैं पहला पॉइंट। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें प्रकाशानुवर्तन से। अब देखेंगे सूर्य के प्रकाश के प्रति, सूर्य के प्रकाश के प्रति, प्रकाश के प्रति तने की गति, तने की गति, तने की गति क्या? अब सूर्य का प्रकाश ऊपर में है, तना ऊपर की ही ओर बढ़ रहा है, तो जिधर सूर्य है उधर ही बढ़ रहा है, तो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा तो उसको कहेंगे धनात्मक। और सूर्य ऊपर है मतलब जड़ नीचे बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक। जिस दिशा में रहेगा पदार्थ उसी दिशा में यदि बढ़ रहा है तो धनात्मक, और जिस दिशा में कोई पदार्थ है उसके विपरीत दिशा में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। अब देखो तने की गति क्या होगी? बोलो तने की गति सूर्य के प्रकाश के प्रति, तना तो ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है जिधर सूर्य रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लस को मतलब पॉजिटिव समझना है, जबकि गति पॉजिटिव होती है। गति क्या होती है? गति धनात्मक होती है। प्लस का मतलब धनात्मक। और दूसरा पॉइंट सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या? सूर्य के प्रकाश के प्रति जड़ की गति क्या? प्रकाश के प्रति जड़ की गति, जड़ की गति क्या होगी? जड़ की गति ऋणात्मक होती है। माइनस का मतलब समझना है क्या? ऋणात्मक। और प्लस का मतलब धनात्मक। ऋणात्मक मतलब जड़ नीचे की ओर और सूर्य किधर है? ऊपर की ओर, तो जड़ क्या गति जो होगा वो सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या? ऋणात्मक माना जाएगा। और पौधे की गति क्या, ये तने की गति क्या माना जाएगी? धनात्मक। और ये जड़ की गति क्या? ऋणात्मक। तो पहला हो गया प्रकाश अनुवर्तन में प्रकाश के प्रति संवेदनशील होगा। दूसरा क्या था? दूसरा क्या बताओ? दूसरा है तुम्हारा दूसरा कौन सा था? प्रकाशानुवर्तन के बाद क्या था दूसरा पॉइंट? प्रकाशानुवर्तन के बाद दूसरा पॉइंट था तुम्हारा कौन सा? ये गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? बोलो इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मोमेंट। देखो ये जियोट्रॉपिक मोमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा? गुरुत्वावर्तन में देखो इसमें अब यहाँ पे इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ? इसी तरह से पौधे में उत्पन्न गति, पौधे में उत्पन्न गति जो उत्पन्न गति जो किसके प्रति संवेदनशील होगा? गुरुत्व बल के प्रति। गुरुत्व बल जानते हो ना? जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। क्या कहते हैं उसको? विकास कुमार पूरा केमिस्ट्री कब हो जाएगा सर? प्लीज बताइए। विकास कुमार तुम्हारे कमेंट का आंसर है ये नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा विकास कुमार। ठीक, चलिए। पौधे में उत्पन्न गति गुरुत्व बल के प्रति, पौधे में उत्पन्न गति जब गुरुत्व बल के प्रति, किसके प्रति? गुरुत्व बल के प्रति संवेदनशील होता है। गुरुत्व बल के प्रति क्या? संवेदनशील होता है। तो ऐसे गति को प्रति संवेदनशील होता है। छोड़ देते। जब गुरुत्व बल के प्रति संवेदनशील होता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? बोलो गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अब बताओ जड़ की गति क्या हो जाएगी? बताओ पॉइंट में जड़ की गति लिख रहे हैं क्या होगा? तने की गति पहले लिख देते हैं। तने की गति क्या? इसमें लिखेंगे तने की गति क्या होगी? प्लस की माइनस?
तने की गति क्या हो जाएगी, तना ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, अपोजिट डायरेक्शन मतलब निगेटिव। जड़ की गति क्या हो जाएगी बोलो, जड़ की गति क्या हो जाएगी, क्योंकि गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है और जड़ भी किधर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो जड़ की गति में यहाँ पे क्या होगा बोलो प्लस। तो माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब ऋणात्मक, और ये तना जड़ की ही दिशा में गुरुत्व बल लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक और ऋणात्मक की ध्यान रखना है। जो तना ऊपर की ओर, इसमें जड़ों का वृद्धि होता है सर जी, वृद्धि मतलब उसको सपोर्ट करता है, मतलब जिस दिशा में गुरुत्व बल लग रहा है उसी दिशा में क्या जड़ की वृद्धि के कारण, जड़ में वृद्धि नहीं करेगा, मतलब उसका डायरेक्शन देखना है ना, उसका डायरेक्शन देखना है। जड़ का वृद्धि तो कोशिका का विभाजन होता है, उससे तना और क्या बढ़ता है, जड़ में वृद्धि होती है कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। अब ये मतलब जिसका डायरेक्शन गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, तो जड़ भी नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो उसका डायरेक्शन पता लगाना है। जड़ की गति जो है गुरुत्व बल के प्रति क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर, तो जड़ का गति किधर की ओर, नीचे की ओर है, गुरुत्व बल भी नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और तने की गति क्या ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया। अब इसके साथ दूसरा के बाद अब देखो ये दूसरा के बाद कौन सा तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा नंबर, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है मेरा ये जलानुवर्तन। जलानुवर्तन किसके प्रति होगा बताओ, तो कुछ वही होगा, जलानुवर्तन कहेंगे जब पौधे की गति किसके प्रति, जब पौधे की गति जल के प्रति, पौधे की गति जल के प्रति संवेदनशील, जल के प्रति क्या संवेदनशील, सब में वही बात है, ध्यान रखना खाली किसके द्वारा, जलानुवर्तन में जल के प्रति संवेदनशील होता है। अभी और मजा आएगा, अभी इतना में क्या स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले स्मार्ट आदित्य लिख रहा है, मजा आ गया, अभी मजा नहीं, अभी 2-3 क्लास के बाद और इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो फिर सभी धीरे धीरे बायोलॉजी में ही इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। 2 या 3 क्लास के बाद इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा जो कि सारे जितने स्टूडेंट जितना इंटरेस्ट केमिस्ट्री में आ रहा है उससे ज्यादा लगता है कि इंटरेस्ट बायोलॉजी में आना शुरू हो जाएगा। देखो जब पौधे की गति जल के प्रति संवेदनशील होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेदनशील होता है, तो उसे क्या कहा जाता है बोलो, जलानुवर्तन कहा जाता है, जलानुवर्तन कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका गति को हम लोग इंडिकेट करेंगे, क्या इंडिकेट करेंगे बोलो, अब पौधे की गति, अब यहाँ पे देखो तने की गति, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तने की गति को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, तने की गति पॉजिटिव की निगेटिव, और ये जड़ की गति, पौधे की गति क्या हो जाएगी, तना का गति जलानुवर्तन, जल से नीचे की ओर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव। अब ये जड़ की गति क्या हो जाएगी पॉजिटिव, निगेटिव मतलब क्या ऋणात्मक, और जड़ की गति क्या हो जाएगी धनात्मक, ठीक है। अब एक और आ गया कौन सा, चौथा नंबर, जो रसानुवर्तन, जो रासायनिक पदार्थ के प्रति संवेदनशील होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे रसानुवर्तन। तो पौधे में पाए जाने वाले कितने प्रकार की गति, 4 प्रकार की, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो कैसे रहने देते हैं, चलो इतना ही तक रहने देते हैं। हाँ, जनन से विकास कुमार, वो भी चैप्टर होगा, जनन से भी पहले चैप्टर, इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है वो पहले पढ़ा देते हैं, तब इसके बाद जनन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर कल